भार्गव एमएससी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब से सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा प्ले स्टोर पे एमएससी एकेडमी नाम से हमारा जो एप्लीकेशन बनी हुई है उसको आप डाउनलोड कीजिए तथा उसका लाभ उठाइए। आज हम 12th क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है ये जानेंगे, जीवों में जनन होता क्या है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी इसकी विधियाँ हैं, ये सब चीज़ें इस लेसन में हम जानेंगे। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन और इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, देखो बच्चों, आप 11th क्लास में जीवों के बारे में पढ़ के आए हो, सजीव या निर्जीव के बारे में। तो निर्जीव तो जनन करते नहीं है, जनन ओनली किसमें होता है, सजीव। आपने 11th क्लास में पढ़ा है सजीवों के बारे में, सजीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, या किन गुणों के कारण हम किसी को भी सजीव कह सकते हैं या किसी को हम निर्जीव कह सकते हैं, या आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। जैसे सजीवों का जो एक मुख्य लक्षण है वो है जनन। कौन सा है, जनन। जनन को नॉर्मली हम प्रजनन भी बोलते हैं। देखो, प्रजनन को समझने से पहले हम जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। जीवन अवधि, जीवन अवधि। देखो, जीवन अवधि क्या है, कोई भी जो जीव होता है जिसने जन्म लिया है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, उसका जीवन अवधि कहलाती है। प्राकृतिक मृत्यु की बात करते हैं हम। कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है, देखो कोई भी जीव, किसी भी जीव के जन्म से लेकर, कहां से, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, तक के समय को क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जो जीव है जिसने जन्म लिया है उसके जन्म से लेकर, कहां से लेकर, जीव के जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहते हैं इसको। तो देखो, कोई भी जीव है जो सजीव है उसका यदि जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी। अपवाद स्वरूप जैसे एक कोष की अमीबा वगैरह को हम ये मानते हैं कि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, एक कोष के जीव जो होते हैं अमीबा वगैरह। बाकी जिसने जन्म लिया है उसकी क्या होती है, प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है भाई। ठीक, तो जीवन अवधि क्या होती है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। मेन जो अपना टॉपिक है वो है जीवों के जन्म। तो देखो, जन्म क्या होता है, कोई भी जो सजीव है या सजीवों का वह लक्षण जिसके द्वारा कोई भी सजीव अपने समान या स्वयं के समान संतति उत्पन्न करता है, वह लक्षण क्या कहलाता है, उनका जनन कहलाता है। जनन क्या होता है, सजीवों का वह लक्षण जिसके द्वारा वह अपने समान संतति या संतान उत्पन्न कर सकते हैं, सजीवों का यह लक्षण क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। देखो, जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन सजीवों के द्वारा, इसके द्वारा, सजीवों के द्वारा अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। तो सजीवों के द्वारा अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। सजीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। अब देखो, जन्म जो होता है, वैसे तो जन्म के मोस्टली दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। पर एक कायिक जनन भी माना जाता है
तो तीन प्रकार हो गए कि अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन। कायिक जनन को अलैंगिक जनन ही मानते हैं। तो मोस्टली दो प्रकार हैं, कौन कौन से? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कौन कौन से प्रकार है, टाइप्स? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखो जनन जो होता है मेनली हमने पढ़ा है सजीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रजनन जो होता है या जनन जो होता है इसकी क्या भूमिका होती है, कि क्या रोल होता है? सजीव ऐसा क्या है जो जनन करते हैं? भाई देखो, जनन जो है जीवित रहने के लिए कोई आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, जरूरी नहीं है जो जनन नहीं करेगा वो जीवित नहीं रहेगा, रहेगा जीवित। देखो, जो जीवित रहने के लिए मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें जनन नहीं आता है, लेकिन फिर भी सजीव जनन करते हैं। इसकी भूमिका क्या होती है जनन की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्यों करते हैं सजीव जनन, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, पहले हम जनन के लक्षणों के बारे में जानते हैं। जनन के लक्षण क्या क्या है? प्रजनन या जनन के लक्षण होता क्या क्या है वास्तव में जनन में? मुख्य रूप से 3-4 लक्षण है, उनके बारे में जानेंगे हम। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है जनन में? डीएनए। डीएनए की जो है पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? डीएनए की पुनरावृत्ति। पहला लक्षण क्या है जनन का? डीएनए की पुनरावृत्ति। जनन में क्या होता है भाई? डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। मतलब जो जनक होते हैं उनका डीएनए कहाँ संचरित होता है? संतान में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए की पुनरावृत्ति। इसे आणविक आधार भी बोलते हैं जनन का। क्या बोलते हैं? डीएनए की जो पुनरावृत्ति होती है इसको हम जनन का क्या बोलेंगे? आणविक आधार। दूसरा लक्षण क्या है भाई जनन का? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। दूसरा लक्षण क्या है जनन का? कोशिका विभाजन। अब देखो, कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, समसूत्री व अर्धसूत्री। दोनों तरह का कोशिका विभाजन प्रजनन में होता है। या देखो, समसूत्री जिनमें अलैंगिक जनन होता है वो उन्हीं क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन करेंगे। लेकिन जिनमें लैंगिक जनन होगा उनमें समसूत्री विभाजन भी होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जनन का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है? कोशिका विभाजन। जिनमें जनन होता है वो कोशिका विभाजन करते हैं, या ऐसी कोशिकाएं जिनमें जनन की प्रक्रिया होती है उनमें विभाजन होता है। विभाजन दो तरह का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दोनों ही जनन में पाए जाते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री होता है और लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो जनन का दूसरा लक्षण का तीसरा लक्षण है प्रजनन कायों या इकाई भी बोल सकते हैं हम, प्रजनन इकाइयों, प्रजनन कायों का निर्माण। देखो बच्चों, जनन जो होता है, जनन के अंदर प्रजनन कायों का निर्माण होता है या इकाइयों का भी निर्माण होता है। इकाई या हम इसको क्या बोल सकते हैं? इकाइयों का। इसका इकाइयों का निर्माण। देखो, जनन का तीसरा लक्षण है प्रजनन कायों का निर्माण। प्रजनन काय से मतलब यहाँ या इकाइयों से मतलब है युग्मक निर्माण। अब युग्मक निर्माण जो होता है वो उन्हीं किस्म होता है? लैंगिक जनन में। तो प्रजनन इकाई या कायों का निर्माण भी होता है कौन सी क्रिया में? प्रजनन की क्रिया में। चौथा है प्रजनन काय जो बनते हैं या प्रजनन इकाई जो बनती है। चौथा लक्षण है प्रजनन कायों का संतति में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? संतति में परिवर्तन। अब ये प्रजनन काय किसमें चेंज हो जाते हैं? संतान में या संतति में परिवर्तन हो जाता है इनका। तो देखो, जनन के लक्षण पढ़ रहे हैं। जनन के लक्षण 4 लक्षण है मेन। सबसे पहला है डीएनए की पुनरावृत्ति। जो जनक होते हैं या जो माता पिता होते हैं उनसे जो डीएनए, उनका जो डीएनए होता है वो कहाँ जाता है? संतति में। तो इसी को क्या बोलते हैं? डीएनए की पुनरावृत्ति होती है भाई। कौन से विभाजन में? अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए की पुनरावृत्ति, फोटोकॉपी बनती है, प्रतिलिपि बनती है, और वो प्रतिलिपि फिर कहाँ जाती है? संतति में जाती है या संतति कोशिका में जाती है। तो डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। इसे
जनन का आणविक आधार भी बोलते हैं, डीएनए की पुनरावृत्ति को। दूसरा है कोशिका विभाजन। एक कोशिका विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाती है, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है। कौन सी क्रिया में? प्रजनन की क्रिया में। अब कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें ओनली समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। तीसरा है प्रजनन इकाइयों का निर्माण या इकाइयों का निर्माण। तो प्रजनन इकाइयां लैंगिक जनन के अंदर हमें पता है युग्मक निर्माण होता है, प्रजनन इकाई के रूप में कार्य करते हैं युग्मक। युग्मक आपस में संलयन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और निषेचन के द्वारा युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से भ्रूण और भ्रूण का परिवर्तन होकर लास्ट में क्या बन जाती है? संतति बन जाती है। तो युग्मक निर्माण होगा, और युग्मक निर्माण के द्वारा या प्रजनन इकाइयों के द्वारा अंत में क्या बन जाता है? संतति, या इनका किसमें परिवर्तन हो जाता है? संतति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये 4 लक्षण थे किसके? प्रजनन के। इसके बाद में हम जानेंगे प्रजनन की भूमिका। क्या भूमिका होती है भाई प्रजनन की? जीव जनन क्यों करते हैं, कारण क्या है जीवों को जनन करना पड़ता है भाई? अगला टॉपिक है आपके प्रजनन की भूमिका। प्रजनन की भूमिका, देखो बच्चों, प्रजनन की भूमिका आप 11वीं क्लास में सजीवों के लक्षण जो आपने पढ़े उसमें आपने एक लक्षण पढ़ा है, सजीव जो है जनन करते हैं। अब ये जब सजीव जो जनन तो करते हैं लेकिन जीवित रहने के लिए नहीं भाई। जनन क्रिया, जीवित रहने के लिए जनन क्रिया जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज, जनन क्रिया में जो है सजीवों के द्वारा बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो अब देखो ये तो एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऊर्जा नष्ट हो रही है और जीवित रहने के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सजीव जनन क्रिया करते हैं। इसका क्या कारण है भाई? क्या भूमिका है प्रजनन की जो सजीव जनन करेंगे? ठीक, तो देखो पहली भूमिका है इसकी प्रजनन की प्रजाति की निरंतरता। पहली भूमिका क्या है? प्रजाति की निरंतरता। जनन की पहली भूमिका क्या है? प्रजाति की निरंतरता। तो सजीव जो है अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए या अपनी प्रजाति की को निश्चित बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया करेंगे? प्रजनन की क्रिया करेंगे। कारण, क्योंकि जो सजीव है उनकी प्राकृतिक रूप से, अभी हमने थोड़ी देर पहले जीवन अवधि के बारे में पढ़ा था। जीवन अवधि क्या थी? जिनका जन्म होता है या जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वही क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाती है। या जिस जीव ने जन्म लिया है उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? जीवन अवधि। तो मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मान लो सभी मर जाएंगे तो उनकी प्रजाति कैसे बनी रहेगी? तो अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सजीव क्या करेंगे? जनन क्रिया करेंगे। तो पहली भूमिका क्या है जनन की? प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना। दूसरी भूमिका है जैव विकास। कौन सी है दूसरी भूमिका बच्चों? जैव विकास। जैव विकास, देखो प्रजनन की दूसरी भूमिका जैव विकास है। प्रजनन जो होता है, प्रजनन की क्रिया में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। विभिन्नताएं मतलब नए लक्षण या नए परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, और उन विभिन्नताओं के कारण बदलते हुए पर्यावरण से ये विभिन्नताएं जो है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैव विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विकास। दोबारा सुनना, प्रजनन की दूसरी भूमिका हम पढ़ रहे हैं जैव विकास। जैव विकास क्या है? जीव, नॉर्मली हम बोल सकते हैं जीवों का क्रमिक रूप से विकसित होना क्या बोल सकते हैं हम? जैव विकास बोलते हैं। या सरल से जटिल जीवों का निर्माण होना क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। लेकिन ये जैव विकास होता कैसे भाई? इसमें जनन की भूमिका होती है, क्योंकि जनन के दौरान क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं या नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और बदलते हुए पर्यावरण, जैसे जैसे परिवेश बदलता जाता है, पर्यावरण बदलता जाता है,
तो बदलते हुए पर्यावरण के साथ सफलतापूर्वक जीवन यापन के लिए ये विभिन्नताएं क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है या वंशागत हो जाती है, जिससे क्या होता है, जीव में नए लक्षण आ जाते हैं और नए जीव का विकास हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं नॉर्मली। ओके, तीसरा है पारिस्थितिक साम्य। देखो तीसरा महत्व है या तीसरी भूमिका है किसकी, प्रजनन की तीसरी भूमिका पारिस्थितिक साम्य। तीसरी भूमिका क्या है जनन की, पारिस्थितिक साम्य। देखो भाई, प्रजनन क्रिया के द्वारा प्राकृतिक जो या पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलित बनाए रखा जाता है। किसके द्वारा, प्रजनन क्रिया के द्वारा। क्योंकि प्रजनन द्वारा मृत्यु को जो जीव प्राप्त हुए हैं या जिन जीवों की मृत्यु हुई है उनका प्रतिस्थापन जरूरी है। तो उनके प्रतिस्थापन के लिए कौन सी क्रिया होना जरूरी है, जनन की क्रिया। कौन सी क्रिया, जनन क्रिया होना जरूरी है। प्रतिस्थापन का मतलब ये, जैसे मान लो कोई जीव मर गया तो उसका स्थान लेने के लिए दूसरा जीव होना जरूरी है। तो दूसरा जीव कैसे आएगा, दूसरा जीव कैसे आएगा, जनन के द्वारा, प्रजनन की क्रिया के द्वारा। तो पारिस्थितिक साम्य को बनाए रखने के लिए भी कौन सी क्रिया जरूरी है, प्रजनन क्रिया जरूरी है। और चौथा लक्षण है खाद्य सुरक्षा। कौन सा लक्षण है चौथा, नंबर 4, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, फोर्थ लक्षण खाद्य सुरक्षा। देखो फसलों, खाद्य सुरक्षा किसे रखते हैं, फसलों के द्वारा, फसल क्या है, पौधे हैं या पालतू पशु जो है उनके प्रजनन के द्वारा नई फसल या नए पालतू पशु उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो उससे क्या रखी जा सकती है, खाद्य सुरक्षा। जैसे मान लो हमें भोजन, हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। अब भोजन के रूप में जीव किसको ग्रहण करता है, जीव या तो जीव को ग्रहण करता है, जीव को ही ग्रहण करता है। कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी होंगे वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करेंगे और जो मांसाहारी होंगे वो जंतुओं से भोजन प्राप्त करेंगे। तो अब जैसे मान लो कोई जीव है, उस जीव को की भोजन आवश्यकता कब पूरी होगी, जब जिस चीज को वो खाता है वो पृथ्वी पर उपस्थित रहे, तभी तो उसकी भोजन आवश्यकता पूरी होगी या उसको खाद्य सुरक्षा मिलेगी। और नया जीव, नया भोजन कब उत्पन्न होगा, जनन की क्रिया के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पौधों को या कोई जीव जो है पेड़ पौधों को खाता है, अब मान लो जनन की क्रिया नहीं होती और नए पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं होते तो उसकी खाद्य सुरक्षा कहाँ बनी रहती, वो खा जाता सबको, सारे भोजन को खा जाता और बाद में भोजन बचता ही नहीं, तो फिर खाद्य सुरक्षा कहाँ से रहेगी। तो खाद्य सुरक्षा कहाँ से, किसके द्वारा रहती है, जनन के द्वारा। तो ये है जनन की भूमिका। भाई एक बार और देख लेते हैं प्रजनन की भूमिका के बारे में। तो देखो मैंने आपसे कहा था प्रजनन जो है सजीवों के अंदर होने वाली क्रिया है और सजीवों के जीवित रहने के लिए जरूरी क्रिया नहीं है ये। भाई ये नहीं कि जनन नहीं होगा तो सजीव जीवित नहीं बचेगा, बचेगा जीवित तो, लेकिन फिर भी सजीव इस क्रिया को करता है। क्यों करता है, कारण है उसका। देखो प्रजनन की भूमिका क्या है, तो प्रजाति की निरंतरता। सजीव जो है अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया करता है, जनन क्रिया करता है। अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, प्रजनन की क्रिया करेगा। दूसरा है जैव विकास। प्रजनन के दौरान उत्पन्न हुई जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं प्राणी को या जीव को जो है बदलते वातावरण में जीवित रखने के लिए जरूरी होती है और वो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाती है ताकि सजीव जो है अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना सके। ये विभिन्नताएं स्थानांतरित हो जाएगी और जैसे ही विभिन्नताएं स्थानांतरित हो जाएगी तो उसी को बोलेंगे नए जीव का विकास हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, जैव विकास। तीसरा है पारिस्थितिक साम्य। अब देखो जिन जीवों की मृत्यु हो जाती है उनका स्थान लेने के लिए या उनके प्रतिस्थापन के लिए नए जीव का होना जरूरी है। तो उस पारिस्थितिक साम्य को बनाए रखने का कार्य भी कौन सी क्रिया करती है, प्रजनन की क्रिया करती है। चौथा है खाद्य सुरक्षा। जीव जो भोजन करता है उस भोजन को भी बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनन के द्वारा ही फसलीय पादपों की नई किस्में विकसित होगी और नई किस्में विकसित होगी तो
जीवों को क्या मिलेगी? खाद्य सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? खाद्य सुरक्षा। तो ये थी प्रजनन की भूमिका या जनन की भूमिका। अब देखो जनन के प्रकार, जनन के टाइप्स पढ़ेंगे हम, प्रकार कितने होते हैं रिप्रोडक्शन के, उसके बारे में जानेंगे। देखो मैंने आपसे कहा था जनन जो है मोस्टली दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन को लैंगिक जनन के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। देखो जनन के प्रकार, जनन के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको भाई, और दूसरा है लैंगिक जनन। कौन सा है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो जो जनन है कौन कौन सा है? एक तो अलैंगिक जनन, एक कायिक जनन। अलैंगिक जनन और कायिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एक और होता है कायिक जनन, इधर लिख देता हूं मैं। एक और कौन सा होता है? कायिक जनन। तो देखो कायिक जनन के दौरान जो है युग्मक निर्माण नहीं होता है, युग्मक निर्माण नहीं होगा इसमें, कायिक जनन में। और अलैंगिक जनन में भी युग्मक निर्माण नहीं होता है। इस अलैंगिक जनन को हम अयुग्मकी जनन भी बोलते हैं, मतलब इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। और इसमें जो है युग्मक निर्माण होता है तो इसे युग्मक जनन भी बोलते हैं। या इसमें युग्मक जनन की क्रिया होती है, इसमें युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती है। अब कायिक जनन की बात करते हैं तो पौधे के पादपों के कायिक भागों के द्वारा, कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे का विकसित होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन के दौरान भी युग्मक निर्माण नहीं होता है, तो कायिक जनन हम कहाँ पर पढ़ते हैं? अलैंगिक जनन में ही पढ़ेंगे। ओके, देखो किसी भी जीव में जो है जनन की दो विधि होती है, एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को पढ़ने से पहले हम सजीवों के का जो जीवन चक्र है उसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में सजीवों के जीवन चक्र के बारे में। नॉर्मली जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनका जीवन चक्र कैसा होता है? देखो भाई, जीवन चक्र। कौन सा चक्र? जीवन चक्र। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं युग्मकों से, शुक्राणु व अंडाणु। इधर लिख देते हैं हम अंडाणु। देखो शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। ये युग्मक है, अगुणित होते हैं दोनों, शुक्राणु और अंडाणु। और दोनों का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा होता है। किस किस का निर्माण? शुक्राणु और अंडाणु का। दोनों क्या है? युग्मक है। युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होगा। किस किस का? शुक्राणु और अंडाणु का। दोनों में आपस में क्या होगा भाई? दोनों आपस में क्या करेंगे? संलयन करेंगे। कौन कौन? शुक्राणु और अंडाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन की क्रिया होगी और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। युग्मनज जो होता है 2n होगा, द्विगुणित होगा ये भाई। शुक्राणु और अंडाणु आपस में n आपस में संलयित हुए, निषेचन हुआ तो क्या बना? युग्मनज। और युग्मनज जो होगा, युग्मनज कैसा होगा भाई? द्विगुणित होगा। फिर युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण का विकास होगा। और विकास देखो युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। भ्रूण भी कैसा होता है? 2n होगा। भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा इसका, भ्रूण का। और विकास के द्वारा इससे क्या बन जाएगा? शिशु बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? शिशु। शिशु भी कैसा होगा? 2n ही होगा भाई। दोबारा देखो, शुक्राणु युग्मक जनन के द्वारा क्या क्या बनते हैं? नर में तो शुक्राणु और मादा में क्या बनेंगे? अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु। दोनों का आपस में क्या होगा? संलयन। संलयन को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होगा तो जो रचना बनेगी उसको क्या बोलेंगे? हम युग्मनज बोलेंगे। और युग्मनज कैसा होगा बच्चों? द्विगुणित होगा। कैसा होगा? द्विगुणित। और जो ये द्विगुणित युग्मनज होगा इससे बनेगा भ्रूण। भ्रूण का फिर क्या होगा? विकास। विकास होगा तो नवजात शिशु का जन्म होगा। फिर ये शिशु कौन सी अवस्था में पहुंचेगा? शैशव अवस्था में। कौन सी अवस्था में?
शैशव अवस्था में। फिर शैशव अवस्था से ये प्राप्त करेगा बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से फिर ये पहुंचेगा किशोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। ये जीवन चक्र है। किशोर अवस्था से फिर ये पहुंचेगा युवा अवस्था में। कौन सी अवस्था में बच्चों? युवा अवस्था में। और युवा अवस्था में पहुंचने के बाद में, या वयस्क अवस्था भी बोल सकते हैं हम इसको, वयस्क अवस्था में पहुंचने के बाद में काय का निर्माण होता है? एक मिनट रुको, इसको इधर से ले लेते हैं अपन। यहाँ से ये वयस्क अवस्था में पहुंचेगा युवा अवस्था में, युवा अवस्था। और जब ये युवा अवस्था में पहुंचेगा तो फिर ये देखो युग्मक जन्म की क्रियाएं होंगी इनके अंदर। नर के अंदर तो क्या बनेंगे? नर युग्मक। ये कौन से युग्मक है? नर युग्मक, शुक्राणु। और मादा के अंदर कौन से युग्मक बनेंगे? मादा युग्मक, अंडाणु। ओके, नर के अंदर युवा अवस्था में नर में भी होगी और मादा में भी होगी। तो नर में तो क्या बनेंगे? नर युग्मक, शुक्राणु। कौन सी क्रिया के बने द्वारा बनेंगे? ये युग्मक जन्म। युग्मक जन्म कौन सा हुआ? शुक्र जन्म। और इधर कौन सा हुआ? मादा में अंड जन्म। तो अंड जन्म के द्वारा मादा में क्या बनेंगे? अंडाणु। और युवा अवस्था के बाद में लास्ट में देखो ये वृद्धा अवस्था में पहुंचेगा। कौन सी अवस्था में? वृद्धा अवस्था में। और वृद्धा अवस्था के बाद में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। प्राकृतिक रूप से क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो ये एक सजीव का क्या है? जीवन चक्र है। दोबारा देखना आप शुरू से, वापस यहाँ से देखेंगे आप युवा अवस्था से, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से देखो युवा अवस्था से। अब युवा अवस्था जो है नर में भी होती है और मादा में भी होती है। नर की बात करें हम तो नर में जो है नर युग्मक, काय का निर्माण होगा? नर युग्मक। और नर युग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु। ठीक। मादा में क्या बनेंगे? मादा युग्मक जिनके क्या बनेंगे? अंडाणु। नर युग्मक का निर्माण शुक्र जन्म के द्वारा होगा, मादा युग्मक का निर्माण अंड जन्म के द्वारा होगा। फिर शुक्राणु और अंडाणु जो बनेंगे, इन दोनों में आपस में क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन या संलयन होगा, जिससे क्या बनेगी? द्विगुणित रचना, 2n रचना बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज या जायगोट। फिर युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। फिर भ्रूण का क्या होगा? विकास, जिससे शिशु बनेगा। शिशु की फिर शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था। युवा अवस्था में पहुंच कर ये वापस वही नर युग्मक और मादा युग्मक। मादा तो मादा युग्मक बनाएंगे, मादा में तो मादा युग्मक बनेंगे और नर में नर युग्मक बनेंगे। इसके अलावा युवा अवस्था के बाद में ये वृद्धावस्था में पहुंचेगा। वृद्धावस्था में क्या आ जाएगी? जीर्णता, ह्रास होगा इसमें जीर्णता। और जीर्णता के बाद में ये लास्ट में क्या पहुंच जाएगा? मृत्यु की ओर, या मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो जन्म से लेकर देखो, जन्म यहाँ से, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय है वही क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है। तो किसी जंतु का ये एक लैंगिक जन्म करने वाले जंतु का क्या है? जीवन चक्र है। तो देखो बच्चों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जीवन अवधि के बारे में जाना। जीवन अवधि क्या होती है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। दूसरा हमने जाना प्रजनन के बारे में। जनन क्या है? सजीवों के द्वारा अपने समान या स्वयं के समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है या जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? भाई प्रजनन या जनन कहलाती है। वह क्षमता क्या कहलाएगी? प्रजनन या जनन कहलाएगी। अब देखो, जनन के लिए हमने कुछ लक्षण पढ़े थे या कुछ प्रकार से कुछ लक्षण पढ़े थे किसके? जनन के आधारभूत लक्षण। पहला लक्षण हमने पढ़ा था डीएनए की पुनरावृत्ति। और डीएनए की जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब जनक यानी माता पिता का जो डीएनए है उसकी प्रतिलिपि या प्रतिकृतिकरण होता है, उसकी प्रतिलिपि बनती है और वो सतती में स्थानांतरित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? डीएनए की पुनरावृत्ति। और ये प्रजनन का क्या है? आणविक आधार है। दूसरा हमने पढ़ा कोशिका विभाजन। जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कौन कौन सा? समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होगा? ओनली अलैंगिक जन्म करने वाले जीवों में। और लैंगिक जन्म करने वाले जीवों में दोनों टाइप का, समसूत्री और अर्धसूत्री, दोनों टाइप का कोशिका विभाजन पाया जाता है। तीसरा प्रकार हमने पढ़ा प्रजनन इकाइयों का निर्माण। प्रजनन इकाइयों का निर्माण युग्मकों का, युग्मक निर्माण यानी प्रजनन इकाइयों का निर्माण होता है।
किसमें? जनन की क्रिया में। चौथा पढ़ा हमने प्रजनन काय होगा संतति में परिवर्तन, और प्रजनन काय लास्ट में काय में चेंज हो जाती है? संतति में। तो ये कुछ लक्षण पढ़े थे हमने जनन के। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रजनन की भूमिका। तो प्रजनन की भूमिका क्या होती है? अपनी प्रजाति की पहली भूमिका हमने पढ़ी थी, सजीव जो है अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं। दूसरी भूमिका थी प्रजनन की जैव विकास। जैव विकास में भी प्रजनन का महत्व होता है भाई। जैव विकास की प्रक्रिया प्रजनन की क्रिया पर निर्भर करती है। तीसरा पढ़ा था हमने पारिस्थितिक साम्य, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी कौन सी क्रिया जरूरी होती है भाई? प्रजनन की क्रिया जरूरी होती है। और लास्ट में पढ़ा था खाद्य सुरक्षा, जीवों को भोजन सुरक्षा देने के लिए भी प्रजनन की क्रिया आवश्यक है। इसके अलावा हमने जनन के प्रकार देखे थे। जनन के प्रकार दो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एक और होता है कायिक जनन, पर कायिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है तो उसको हम अलैंगिक जनन ही मानते हैं। क्या मानेंगे? पात्र के अंतर्गत उसको अलैंगिक जनन ही मानेंगे। इसके अलावा हमने जीवन चक्र के बारे में देखा। युवा अवस्था में मादा युग्मक अंडाणु, नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। इनमें निषेचन की क्रिया होती है जिससे क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। भ्रूण का विकास होता है जिससे शिशु बनेगा। शिशु से फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, और युवावस्था से क्या पहुंचेगा? वो वृद्धावस्था में जीर्णता की ओर, और लास्ट में क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो ये जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वही क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है। तो देखो अलैंगिक जनन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको गुड बाय। ओके।